हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, उनका हल कर पा रहे हो, यकीन मानिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है नॉर्सेट 9 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 के साथ और मेडिकेशन देखते हैं। तो इसमें दे रखा है 50-year-old पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज प्रिस्क्राइब्ड टैमोक्सिफेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। पहला है हॉट फ्लैशेस, वेट गेन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे बनता है ब्रेस्ट कैंसर। तो बेटा क्या होता है, ओएस्ट्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं है ना। वो जाके क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं किनके साथ, यहाँ पे ओएस्ट्रोजन क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर्स है, उनके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। ये दोनों जब मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये जाके क्या करते हैं, डीएनए से जाके जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जीन का जो एक्टिविटी है, उसको चेंज करते हैं। जब उसका एक्टिविटी चेंज होगा तो जो सिंगल सेल थी वो मल्टीपल सेल में क्या होने लग जाएगी, डिवाइड होने लग जाएगी। और यहाँ पे सेल की बात करी जा रही है, कौन सी सेल की, ब्रेस्ट कैंसर सेल, ब्रेस्ट सेल की बात की जा रही है। तो ऐसे क्या हो जाता है, फिर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। टैमोक्सिफिन यहाँ पे दे रखा है। तो टैमोक्सिफिन क्या करता है, इसका जो संरचना होती है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, वो कैसा रखता है, वो ओस्टियोजन रिसेप्टर की तरह होता है। तो ओस्टियोजन मॉलिक्यूल जो है वो टैमोक्सिफिन पे आके जुड़ जाता है। तो एक तरह से वो क्या कर देता है, टैमोक्सिफिन जो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूल, सॉरी, जो जिसका एक्चुअल रिसेप्टर था, उसको इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्योंकि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो तो जाके टैमोक्सिफिन से जुड़ गए, तो इस पे जुड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया यहाँ पे। तो ऐसे ये काम करता है। अब इसमें बोल रखा है कि पोटेंशियल साइड इफेक्ट बताओ। तो टैमोक्सिफिन क्या करता है बेटा, हॉट फ्लशेस करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट काम करता है। कैसे करता है, एंटागोनिस्ट काम करता है। तो ये कैसे कर रहा है मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो एस्ट्रोजन होता है उसके लिए सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस आपको पता है कि रेगुलेट करता है किसको, बॉडी को रेगुलेट करता है, बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है यहाँ पे। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इसको, थर्मोस्टेट बोल सकते हैं, थर्मोस्टेट बोल सकते हैं। एंड इस थर्मोस्टेट को एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन नॉर्मली स्टेबलाइज करके रखता है, स्टेबल फॉर्म में रखता है। थर्मोस्टेट मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को क्या रख रहा है, एस्ट्रोजन यहाँ पे नॉर्मली स्टेबलाइज फॉर्म में रख रहा होता है। पर कई बार क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है नॉर्मली स्टेबलाइज करके रखता है थर्मोस्टेट को बाय कैसे, एक तो कैसे रखता है ये जान लो कि एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है स्टेबलाइज करने में, थर्मोस्टेट को कैसे कर रहा है। पहली बात तो क्या करता है बेटा, रिड्यूस कर देता है। क्या रिड्यूस कर देता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो उससे क्या होगा, ये स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाएगा। और क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबल करके रखता है, किसको स्टेबल करके रखता है, थर्मो रेगुलेटरी जो जोन है उसको स्टेबल करके रखता है। अच्छा, ये थर्मो रेगुलेटरी जोन क्या होता है बेटा, देखो जो पसीना आता है और शिवरिंग होती है बॉडी, उसके बीच का जो रेंज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मो रेगुलेटरी जोन बोलते हैं। तो उसको भी स्टेबल करके ये रखता है। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, एस्ट्रोजन ऐसे स्टेबलाइज करके रखता है किसको, थर्मोस्टेट को स्टेबलाइज करके रखता है। तो ये जो ड्रग है टैमोक्सिफिन, ये क्या काम कर रही है बेटा, एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट काम करती है। जो मैंने आपको ये जोन बताया था ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ठीक है, ये नैरो हो जाएगा। जब ये नैरो होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, हाई हो जाएगा टेम्परेचर। इवन स्मॉल चेंज भी कुछ होगा ना बॉडी में, कोई भी स्मॉल चेंज होगा, बॉडी का थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बिल्कुल किस में बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉटनेस में बदल जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है वो ट्रिगर करेगा, किसको करेगा, वेजोडाइलेशन को करेगा, फ्लशिंग के लिए, स्वेटिंग के लिए। उससे क्या आते हैं, हॉट फ्लशेज आते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे आपको पता है कि स्वेटिंग होता है, फ्लशिंग आती है, उसके बाद आपको क्या दिखाई देने को मिलता है, चिल्स। मैंने आपको बताया ना, स्वेटिंग एंड शिवरिंग, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही बॉडी में स्वेटिंग आती है बहुत ज़्यादा, तो बॉडी क्या करती है, ठंडा करने के लिए ट्राई करती है। तो क्या करती है, वैसोडाइलेशन कर देती है। उसके बाद क्या आता है, बॉडी में चिल्स आते हैं। वो कैसे काम करते हैं, बॉडी को ओवर कंपनसेट करते हैं। क्या करते हैं, ओवर कंपनसेट करते हैं। तो ये ऐसे काम करता है पूरा। देखो मैं फिर से आपको समझाती हूँ अच्छे से। अब ये क्या है, एंटागोनिस्ट काम कर रही है, एंटी काम कर रही है एस्ट्रोजन के। तो जब एस्ट्रोजन के एंटी काम कर रही है, तो एस्ट्रोजन जब है ही नहीं हाइपोथैलेमस के पास, तो उसका जो स्वेटिंग एंड शिवरिंग जो जोन है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। वो नैरो होगा तो क्या होगा,
थोड़ा भी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा वो किस में बदल जाएगा, टू हॉट नेचर में बदल जाएगा, कि मतलब थोड़ा सा बड़ा पर वो क्या हो जाएगा, बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है वो ट्रिगर करेगा किसको, वेजोडाइलेशन को ट्रिगर करेगा। वेजोडाइलेशन जब ट्रिगर होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्लशिंग एंड स्वेटिंग आपको देखने को मिलेंगी। और इसको क्या बोलते हैं, फ्लशिंग एंड स्वेटिंग को यहाँ पे हॉट फ्लश बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, चिल्स भी आ जाते हैं इसके बाद, जब बॉडी ओवर कंपनसेट करने लग जाती है तब क्या आ जाते हैं, चिल्स भी आ जाते हैं। तो इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या है, इसका हॉट फ्लशेस होते हैं। वेट गेन जो है टैमोक्सिफेन से नहीं होता है। नॉर्मली वेट गेन देखने को मिल सकता है आपको बहुत सारे चेंजेस की वजह से कैंसर में, जैसे कि मान लो ट्रीटमेंट के बाद फटीक हो रही है, एपेटाइट जो है वो चेंज हो गई, मान लो भूख लगना कम हो गई या ज़्यादा हो गई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से भी होता है वेट गेन। आपको पता है स्टेरॉइड जो है वो वेट गेन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हो सकता है, बट टैमोक्सिफेन से वेट गेन का कोई रिलेशन नहीं है अभी तक। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, जो टैमोक्सिफिन है वो एस्ट्रोजन एगोनिस्ट इफेक्ट दिखाती है पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट के अंदर। तो जनरली वो क्या करती है, हेल्प करती है प्रिजर्व करने में बोन के मिनरल्स को, बोन की डेंसिटी को। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। फोर्थ क्या बोल रखा है कि डिक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। देखो ये डिक्रीज नहीं करती है, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। टैमोक्सिफिन जो है वो इंक्रीज करती है किसका रिस्क, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस का रिस्क। क्यों, क्योंकि जो टैमोक्सिफिन होती है वो रिस्क को बढ़ा देती है किसके, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के रिस्क को वो इंक्रीज कर देती है। कैसे करेगी, ड्यू टू पार्शियल, मतलब उसके पार्शियल जो एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी वो दिखा रही है उसकी वजह से, लीवर के ऊपर एंड कोगुलेशन फैक्टर्स के ऊपर। तो वो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे उल्टा लिख रखा है क्या, डिक्रीज, तो ये आंसर तो गलत हो गया। तो ऐसे ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 70 साल का पेशेंट है, उसको पार्किंसन डिजीज है, उसके लिए दवाई चल रही है कार्बिडोपा लीवोडोपा। आपसे बोला गया है कि कौन से साइड इफेक्ट वो दर्शाती हैं दोनों दवाइयाँ। तो देखो इसमें सारे ही साइड इफेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर जाने वाला है, पर सारे कैसे देख लो। क्या है यहाँ पे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। देखो कार्बिडोपा लीवोडोपा क्या होता है बेटा, सबसे पहले लीवोडोपा की बात करते हैं। वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सेंट्रल जो डोपामीन है उसको, लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कार्बिडोपा क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्या करता है, इनहिबिट करता है पेरीफेरल डी कार्बोक्सीलेशन को, सीलेशन को क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। तो इन दोनों चीजों से क्या होगा, इंप्रूव होगी। किसकी डिलीवरी इंप्रूव होगी बेटा, यहाँ पे ब्रेन में डोपामिन की जो डिलीवरी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। डोपामिन जो होता है, डोपामिन कैन लोअर, क्या कर देता है, डोपामिन सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंट करता है। क्या करता है, सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस यहाँ पे करता है, एंड अल्टर कर देता है। क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, ऑटोनॉमिक टोन को अल्टर कर देता है। मैं फिर से एक बार समझाती हूँ आपको। लीवोडोपा स्टार्ट हुआ, क्या करा उसने, इंक्रीज कर दिया सेंट्रल डोपामिन लेवल को ब्रेन के अंदर। कार्बिडोपा ने क्या करा, इनहिबिट कर दिया, पेरीफेरल डी कार्बोक्सिलेशन जो है उसको इनहिबिट कर दिया। इससे क्या हुआ, इंप्रूव हो गई डिलीवरी इसकी डोपामिन की ब्रेन के अंदर, मतलब कि ब्रेन के अंदर डोपामिन बढ़ गया। तो डोपामिन आया तो उसने क्या करा, लोअर कर दिया, सिस्टमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है उसको लोअर कर दिया, एंड क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, ऑटोनॉमिक टोन को अल्टर कर दिया। ये सब होगा तो वो किसके अंदर, ये सब होगा तो क्या इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, इंक्रीज रिस्क, फॉल रिस्क दिखाएगा, एंड क्या दिखाएगा, सेंट्रल वीनस सिस्टम जो सीएनएस जो इफेक्ट है, जैसे कि कंफ्यूजन होना, हेलुसिनेशन आना, ये सब वो शो करने लग जाता है पेशेंट जब डोपामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब कार्बिडोपा लीवोडोपा की ये सारे क्या है, पोटेंशियल साइड इफेक्ट होते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 35 साल का पेशेंट है, उसको हिस्ट्री है किसकी, सिस्टमेटिक ल्यूपस रिथ्रोमेटस की, एसएलई की उसको क्या है, हिस्ट्री है। वो क्या ले रहा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहा है। हमसे पूछा इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या है। तो देखो बेटा इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट रट लो, क्या होता है, रेटिनल टॉक्सिसिटी होता है। क्या होता है, रेटिनल टॉक्सिसिटी होता है।
क्योंकि जब आप ये लेते हो तो आप एक रिस्क में आ जाते हो। कौन से रिस्क में? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम टॉक्सिसिटी के आप रिस्क में आ जाते हो। तो इसलिए इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या है? यहाँ पे रेटिनल टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, एट रिस्क फॉर डेवलपिंग, उसको क्या हो सकता है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वहाँ पे हो चुका है उसको। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए मोस्ट कॉमन ट्रिगर कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा ट्रिगर होगा सबसे ज़्यादा? कौन सा होगा? यूरिनरी रिटेंशन होगा। अच्छा, ये आंसर में क्यों है? देखिए, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है, ये क्या है? ये क्या है बेटा? एक डेंजरस क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, ये देखने को मिलता है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलता है। इंजरी कितने पर? एट T4 लेवल, T6 लेवल पर, ठीक है, T6 और हायर लेवल पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसके नीचे की T6 की, मान लो T6 के ये अपर हो गया पार्ट, ये क्या हो गया? लोअर हो गया। तो लोअर पार्ट में क्या होने लग जाता है? ओवर एक्टिव वेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब बॉडी ओवरली एक्टिव हो जाती है नीचे की, ठीक है, जहां इंजरी लगी उसके बिलो, नीचे की। तो क्या होता है वहां पे? जैसे कि नॉर्मली तो क्या होता है बेटा, जब ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ता है, जब ब्लड प्रेशर बॉडी में राइज होने लग जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? बॉडी को ना काम रिस्पॉन्स देती है कि शांत हो जाओ, क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। पर यहाँ पे तो क्या है? T6 के लेवल पर या उसके नीचे क्या हो चुका है? इंजरी हो चुकी है। तो ऊपर का तो बॉडी काम हो जाएगा, नीचे का नहीं होगा। क्या है? नीचे का नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? जो इरिटेटिंग जो है इंजरी, तो वो क्या हो जाएगी? बॉडी जो है वो मैसिव सिग्नल भेजने लग जाएगी ब्रेन को मैसिव सिग्नल यहाँ पे भेजने लग जाएगी कि हम ओवर एक्टिव हो रहे हैं, हमारा जो SNS रिस्पॉन्स था, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, वो एक्टिवेट हो चुका है, हमें भी शांत करो। पर ब्रेन यहाँ पे क्या है? कट ऑफ हो चुका है। अरे जो स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से तार ही तो है, तार बीच में से कट गई, तो नीचे का तो जो हो रहा है फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, वो ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं, कंट्रोलर तक। जब कंट्रोलर तक पहुंचेगा, कंट्रोलर कौन है यहाँ पे? ब्रेन है, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो नीचे क्या है? वहां पे ओवर स्टिमुलेट बॉडी होती रहेगी। और ओवर स्टिमुलेट ट्रिगर, जो भी बोल लो उसको, ओवर स्टिमुलेट बोल लो, ट्रिगर बोल लो, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको नीचे यहाँ पे? कि ब्लैडर भर गया है हमारा, खाली करने के लिए रिस्पॉन्स दीजिए। अब कंट्रोल रिस्पॉन्स कैसे देगा? क्योंकि बीच में से तार ही टूट गई है। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे ट्रिगर आपको? ब्लैडर फुल भरा हुआ है, ठीक है, कैथेटर जो है वो ब्लॉक हो गया है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, स्टूल क्या हो गया है? स्टूल इम्पैक्शन हो गया है, स्किन सोर हो गए हैं, पेन हो रहा है नीचे, या नीचे की जो मैंने कपड़े पहने वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं। ये सारे रिस्पॉन्स होते हैं जो ऊपर ब्रेन को पहुंचाने होते हैं। पर यहाँ पे तो कंट्रोलर के ऊपर पहुंचेगा ही नहीं सिग्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इंजरी हो चुकी है। तो इसलिए आपसे पूछा है कि मोस्ट कॉमन ट्रिगर कौन सा है दिस कंडीशन के लिए? तो कौन सा है? बाउल रिटेंशन है, सॉरी क्या है? यूरिनरी रिटेंशन है यहाँ पे। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर सही क्या जाएगा? इसका आंसर सही जाने वाला है यूरिनरी रिटेंशन। अब आप बोलोगे मैम आपने तो अभी बाउल वो भी बताया था, इम्पैक्टेशन, वो भी है, पर बेटा वो सेकेंडरी है। वो क्या है? सेकेंडरी है। सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्लैडर ट्रिगर करता है। क्या करता है? ब्लैडर ट्रिगर। इसलिए मैंने सबसे पहला जो ऑप्शन बताया ट्रिगर वाला, वो मैंने ब्लैडर को वहां पे रखा था। तो ब्लैडर जो है सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है किसको? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को। उसके बाद क्या करता है? बाउल इम्पैक्टेशन करता है। ये सेकेंडरी है, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है? प्रेशर अल्सर। ये क्या है? पॉसिबल स्टिमुलेट कर सकता है, बट ये क्या है बेटा? लेस कॉमन है इसमें। इमीडिएट ट्रिगरिंग में क्या है? लेस कॉमन है, क्योंकि इमीडिएट ट्रिगर नहीं करने वाला है। हमने तो क्या पूछा है कि जो इमीडिएट ट्रिगर करे वो क्या है? मोस्ट कॉमन ट्रिगर करे वो क्या होते हैं? यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन पहले नंबर पर, फिर दूसरे पे क्या आता है? बाउल इम्पैक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एड्स इज प्रिस्क्राइब एंटी वायरल थेरेपी। उसको क्या चल रही है? एंटी रेस्ट्रोवायरल थेरेपी चल रही है। इससे आपका प्राइमरी गोल पूछा है कि बताओ इसका प्राइमरी थेरेपी का प्राइमरी गोल क्या है? टू क्योर HIV इन्फेक्शन, टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन, टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड टू ट्रीट क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना बेटा, ये दिखने में तो बहुत सिंपल होते हैं, पर ये इतना दिमाग घुमाते हैं, और सिंपल क्वेश्चन ही गलत होते हैं जब नॉट सेट में, तब ही सिलेक्शन रुकता है। ये ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन गलत करोगे तब ही सिलेक्शन रुकता है। तो बताओ ART का क्या है यहाँ पे प्राइमरी गोल? तो क्या होने वाला है यहाँ पे प्राइमरी गोल? यहाँ पे होने वाला है टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन,
रेप्लिकेशन कैसे करेगा देखो, जो कॉम्बाइन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है वो क्या करती है, वो एम करती है दो चीज़ को। पहला किसको एम करती है कि वो सप्रेस करेगी, किसको, इम्यूनो डेफिशिएंसी को क्या करेगी, ह्यूमन की इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है उसको क्या करेगी, सप्रेस करेगी। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को क्या करेगी, यहाँ पे सप्रेस कर देगी। दूसरा क्या करेगी वो, इससे क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा तो जब रेप्लिकेशन है, किसका रेप्लिकेशन है, वायरस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। जब ये सप्रेस होगा, वायरस का रेप्लिकेशन यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, इम्यून धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा। इम्यून धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा। रिकवर का मतलब क्या है यहाँ पे कि CD4 जो सेल की काउंटिंग थी, जो कम हो रही थी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे राइजिंग होने लग जाएगी, मतलब कि बढ़ने लग जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा, मॉर्टिलिटी एंड मोबिलिटी जो होते हैं वो रिड्यूस होने लग जाएंगे, वो डिक्रीज होने लग जाएंगे। और इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन भी क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा ट्रांसमिशन भी। तो ऐसे ये काम करता है। तो सप्रेस करता है वायरल के रेप्लिकेशन को। क्या करता है, सप्रेस करता है वायरल के रेप्लिकेशन को। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कोई क्योर नहीं करने वाला है, ना ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, एक तरह से कर रहा है बूस्ट, पर मेन चीज क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है वायरल के रेप्लिकेशन को। अरे तभी तो इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तभी तो ठीक होगा, जब पहले सप्रेस होगा वायरल रेप्लिकेशन। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरी चीज होती है ठीक करने वाली। तो ये क्या है, इसका मेन, इसका प्राइमरी गोल क्या है, इसका है सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55 साल का पेशेंट है, उसको क्या है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है एंड हाइपरलिपिडीमिया है उसको। वो प्रेजेंट है इमरजेंसी में, किस चीज़ के साथ, उसको एकदम से चेस्ट पेन हो गया जो उसके जॉ या लेफ्ट आर्म तक जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एमआई का पेशेंट है। ईसीजी भी क्या शो कर रही है, एसटी सेगमेंट इवाल्युएशन कर रही है। इससे हमारा कंफर्म हो गया कि उसको हार्ट अटैक ही आने वाला है या आया हुआ है। ठीक है, पेशेंट जो है वो, उसको लगाया गया है क्या, एस्प्रिन लगाया गया, नाइट्रोग्लिसरीन लगाया गया एंड मॉर्फिन लगाया गया। 3 चीज़ें लगा दी गई हैं। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है ड्रॉप होकर कितने पे आ गया, 80/40 पे आ चुका है। तो पूछ रहा है कि 80/40 जो हाइपरटेंशन हुआ, उसका प्राइमरी मोस्ट लाइकली कोज इस पेशेंट में क्या है। तो मोस्ट लाइकली कोज इस पेशेंट में क्या होगा, कार्डियोजेनिक शोक होगा, वैसोवेगल रिएक्शन होगा, नाइट्रोग्लिसरीन इंड्यूस वैसोडाइलेशन होगा, या फिर मॉर्फिन इंड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है सिंपल, इसको आप करके आओगे ज़्यादा दिमाग यूज करके गलत। इसमें सीधा सीधा चीज़ बोली है कि ये सब चीज़ हो रहे थे, ये 3 दवाई लगाते ही क्या हो गया, उसका बीपी ड्रॉप हो गया। कितना हो गया, उसका बीपी 80/40 हो गया। बताओ उसके कारण क्या है। तो कारण इन तीनों में से ही रहने वाले हैं। तो ये तो खत्म हो गए सीधा सीधा। ठीक है, ये ऑप्शन तो सीधा सीधा हमारे खत्म हो गए। बचे क्या, ये 2 बचे कि नाइट्रोग्लिसरीन इंड्यूस वैसोडाइलेशन की वजह से या फिर मॉर्फिन इंड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से। तो एक बार मॉर्फिन का सुन लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है बेटा, वो क्या नहीं करता है, एक्सप्लेन, सडन हाइपोटेंशन को। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मॉर्फिन दिया आपने, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, पर एकदम से सडन हाइपरटेंशन हो गया, इससे तो क्या लेना देना है मॉर्फिन का, ऐसा वो नहीं शो करता है मॉर्फिन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, जब आप देते हो नाइट्रोग्लिसरीन तो वो क्या करता है, बॉडी में वीनस रिटर्न जो है उसको क्या करता है, वीनस रिटर्न को रिड्यूस करता है। क्या करता है, वीनस रिटर्न को रिड्यूस करता है। इससे क्या होता है, जो हाइपोटेंशन होता है, जो प्रेसिपिटेट हाइपोटेंशन है, वो हो जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकुलर इन्फ्रैक्शन में, राइट वेंट्रिकुलर इन्फ्रैक्शन में हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम आप राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन की क्यों बात कर रहे हो, एग्जाम इसमें तो कुछ नहीं दे रखा। अरे बेटा एसटी सेगमेंट जो है वो इवाल्युएशन शो कर रहा है, कौन से, लीड सेकंड में, थर्ड में और AVL में। इसका मतलब क्या है कि कहाँ पे इन्फ्रैक्शन हुआ है, इंफीरियर इन्फ्रैक्शन हुआ है, किसमें, राइट वेंट्रिकुलर में इन्फ्रैक्शन हुआ है। इन्फ्रैक्शन बोल रही हूँ, इन्फेक्शन नहीं बोल रही मैं, इन्फ्रैक्शन। ठीक है, इन्फ्रैक्शन। इन लीड से हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे हुआ है, इंफीरियर इन्फ्रैक्शन हुआ है, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकुलर में हुआ है, वेंट्रिकल में हुआ है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो रिड्यूस करेगी वीनस रिटर्न को। किसको, वीनस रिटर्न को रिड्यूस करेगी। इससे क्या होगा, प्रीलोड जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और क्या होगा,
हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा आपको इन राइट वेंट्रिकुलर इन्फ्लेक्शन के अंदर। तो ये था इसका आंसर सही, नाइट्रोग्लिसरीन इंड्यूस वेज़ोडाइलेशन। तो ये भी ध्यान रखना, लीड कहाँ कहाँ पे लगती है और ये किसको दर्शा रही है, इसके नीचे कौन सा पार्ट है, राइट है कि लेफ्ट वेंट्रिकल है या राइट एट्रियम है, ये भी आप पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 30 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। कंप्लेन के साथ आया कि मेरे को तो नबनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है फीट के अंदर, ठीक है, कोई न्यूरोपैथी का दिक्कत है, ठीक है। पेशेंट जो है वो क्या बोल रहा है कि मेरा हीमोग्लोबिन A1C कितना है, 8.5 है। ये 3 महीने का दर्शाता है, आपको चीज़ पता है कि ये 3 महीने का दर्शाता है, 90 दिन का दर्शाता है। तो आप ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट फर्दर प्रोग्नोसिस ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे मैंने आपको बताया वो सिम्टम शो कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने का क्या इफेक्टिव वे है फर्दर। देखो इसमें क्या बोल रखा है, टाइटनिंग करना है ग्लाइसेमिक कंट्रोल को, आपको इंक्रीज करनी है फिजिकल एक्टिविटी, स्मोक को बंद कर देना, स्मोकिंग को, और इनिशिएट करना है किसकी थेरेपी, प्रेगाबैलिन की थेरेपी आपको इनिशिएट करनी है। तो देखो इन दोनों चीज़ से तो मेनली अच्छी चीज़ है ये चीज़ करना कि आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर लो, स्मोकिंग सजेशन कर लो, ये हेल्दी है, अच्छा है, मतलब वेस्कुलर रिस्क के लिए भी बेनिफिशियरी है। पर ये डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी किस पे, न्यूरोपैथी जो यहाँ पे हुई है, जो न्यूरोपैथी का प्रोग्रेशन हो रहा है आगे, उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी डायरेक्टली। तो ये आंसर तो दोनों क्या है, गलत है। तीसरा क्या है, यहाँ पे एक मेडिकेशन दे रखी है बेटा, ये क्या करती है, न्यूरोपैथिक जो पेन होता है, न्यूरोपैथिक जो पेन होता है, पेन सिम्टम आते हैं, उसमें काम आती है, ये डिजीज के प्रोग्नोसिस में काम नहीं आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये डिजीज के प्रोग्रेशन में कोई काम नहीं आती है। ये न्यूरोपैथिक जो पेन सिम्टम होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है, उसमें ये दी भी जाती है मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या जाने वाला आंसर, टाइटनिंग ग्लाइसेमिक कंट्रोल। क्यों, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, हमें क्या करना है, टाइटनिंग ग्लाइसेमिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम लॉन्ग टर्म तक क्या ध्यान रखेंगे, हम अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर ध्यान रखेंगे, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक जो कंट्रोल है, इससे क्या होगा, नर्व इंजरी जो है रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस ऑन गोइंग नर्व इंजरी। किससे हो रही है, क्रॉनिक हाइपर ग्लाइसीमिया से जो हो रही है, उससे क्या हो जाएगा, हमें रिड्यूस हो जाएगा वो खतरा। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल यहाँ पे ज़रूरी होता है, उससे क्या होगा, रिड्यूस ऑन गोइंग नर्व इंजरी फ्रॉम क्रॉनिक हाइपर ग्लाइसीमिया। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बेटा, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको हिस्ट्री किसकी है, हार्ट फेलियर की हिस्ट्री है, और उसको रिड्यूस हो चुका है इजेक्शन फ्रैक्शन, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, क्या किया गया है, उसको सर्टैन की गई है, और ट्रिल जो है यहाँ पे ट्रिल एंड यहाँ पे सर्टैन दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं। अब उसका पोटेशियम लेवल जो है वो बढ़कर कितना हो गया है, 5.5 हो गया है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन आप क्या लोगे, कंटिन्यू करोगे इस मेडिकेशन को, आप मॉनिटर करोगे पोटेशियम के लेवल को, रिड्यूस कर दोगे इसकी डोज को, या फिर क्या करोगे, डिसकंटिन्यू कर दोगे इन दवाइयों को, इनिशिएट करोगे पोटेशियम लोवरिंग थेरेपी, या फिर क्या करोगे, ऐड ए पोटेशियम स्पेरिक डायूरेटिक्स। जो दोनों दवाई थी, कौन सी मेडिकेशन थी, एक तो सेब्यूट्रिल था और क्या था, वेलसर्टान था, क्या था, यहाँ पे वेलसर्टान था, ठीक है। ये दोनों कैसे काम करती हैं, ये कंटेन करती हैं, क्या कंटेन करती हैं, ये एंजियोटेंसिन, क्या, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को ये कंटेन करती है। इससे क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है K+ का लेवल। कैसे इंक्रीज करता है, K+ का लेवल इंक्रीज होगा, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, क्या रिड्यूस कर देगा, एल्डोस्टेरॉन, क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन मीडिएटेड पोटेशियम एक्सक्रेशन, क्या है, पोटेशियम एक्सक्रेशन बाहर निकालना, मतलब इसका मतलब इसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। जब ये रिड्यूस होगा तो बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी ही, तो इसलिए ये क्या कर देता है, हाइपर कलेमिया कर देता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि प्रिल और सर्टैन के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आप प्रिल या सर्टैन दवाई चलाते हो तो उसमें आपको हाइपर कलेमिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 5.5 चला गया है, ठीक है। तो वेट किसका करना है, हमें क्या करना है, इस दवाई को डिसकंटिन्यू करना है, और क्या करना है, इनिशिएट कर देना है पोटेशियम लोवरिंग थेरेपी। तो ये इसका एकदम सही आंसर है।
देखो ये क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में मैंने कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 ईयर का एक पेशेंट है, उसको क्या है, हिस्ट्री है किसकी, क्रॉनिक उसको किडनी डिजीज है, ठीक है। प्रेजेंट है किसके साथ, कंप्लेन के साथ, बोन पेन उसको हो रहा है, मसल वीकनेस हो रही है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज दे दी। सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो 7.5, ये क्या है, लो लेवल है। पोटेशियम यहाँ पे ज्यादा दिखा रखा है, कितना, 6.5 है यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, बोन पेन का या मसल वीकनेस का। तो यहाँ पे सीधा सीधा चीज देखो कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें फॉस्फेट का रिटेंशन होता है। क्या होता है, फॉस्फेट का रिटेंशन होता है। रिटेंशन मतलब कि एक तरह से बढ़ रहा है फॉस्फेट, वो बढ़ेगा तो विटामिन डी जो है वो क्या होगा, उससे एक्टिवेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है कैल्सीट्रियोल, ट्रियोल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, विटामिन डी जो है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होगा, सीरम ने, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कराता है, तो वो ब्लड से उठा उठा के कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करा देगा। जब ब्लड में कम हो जाएगा कैल्शियम, ये पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो क्या समझती है कि अरे सीरम में कैल्शियम कम हो गया, चलो मैं और बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होगा, तो कैल्शियम जो है सीरम में मतलब कि ब्लड में वो कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम होगा तो हमारी पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो रिस्पॉन्स क्या करेगी कि मैं और ज्यादा हार्मोन निकालती हूँ। कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो निकालना स्टार्ट कर देती है, इंक्रीज इवॉल्वेट कर देती है उसका लेवल। उससे क्या देखने को मिलता है, बेटा, बोन की क्या हो जाती है यहाँ पे, ओस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, बोन पेन एंड वीकनेस देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इसका सही क्या है ऑप्शन, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 25 साल का पेशेंट है, उसको एस्थमा है, ठीक है। उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, अक्यूट एक्सब्रेशन वो शो कर रहा है। पेशेंट को क्या लगा दी, एल्ब्यूट्रोल लगा दी वाया नेबुलाइजर, ठीक है। अब बोल रहा है कि पेशेंट जो है उसका सिम्टम जो है वो सही नहीं हो रहे हैं अभी भी एल्ब्यूट्रोल लगाने के बाद भी। तो नेक्स्ट इमीडिएट क्या करोगे, कौन सा दवाई अब नेक्स्ट लगाने वाले हो, एप्रिनेफ्रिन देने वाले हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड देने वाले हो, मैग्नीशियम सल्फेट देने वाले हो, या फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देने वाले हो। तो देखो बेटा, जब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट नेबुलाइजर जो कि क्या है यहाँ पे एल्बिट्रोल है, इससे सही नहीं होता है, इससे रिलीफ नहीं मिलता है, किस में, अक्यूट एक्सर्बेशन में, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ ऐड कर देते हैं क्या, इनहेल्ड एंटीकोलिनर्जिक थेरेपी, जो कि यहाँ पे क्या है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। ये क्या करता है, ये हमें एडिशनल सपोर्ट देता है ब्रोंको डायलेटर्स को खुला रखने में, या ब्रोंको डायलेशन में हमें हेल्प करता है और सपोर्ट देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वहाँ पे एयरवे का जो ब्लॉकेज था थोड़ा बहुत भी, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ओपन हो जाता है, और एल्बिट्रोल जो है फिर अच्छे से काम करने लग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एल्बिट्रोल से भी ठीक नहीं हो रहा कि अच्छे से ब्रोंको डायलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हमें एक सपोर्ट भी देना पड़ेगा। वो सपोर्ट क्या है, यहाँ पे इनहेल्ड एंटीकोलिनर्जिक थेरेपी है, जो कि यहाँ पे क्या है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यहाँ पे है। एपिनेफ्रिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा, वो हम किसके लिए देते हैं, एनाफिलैक्सिस में यूज करते हैं। यहाँ पे स्टेरॉइड्स होते हैं, उनका ऑनसेट होता है वो आवर में होता है, घंटों में होता है, वो तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। और वो क्या करते हैं, कौन से मैकेनिज्म में काम करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस करते हैं एयरवे का इन्फ्लामेशन और रिलेप्सी को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप नहीं दे सकते, हाँ तो हम अक्यूटली बात कर रहे हैं, हम घंटे के लिए थोड़ा ना वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम सल्फेट। देखो ये कब देते हैं, जब हमारा एल्बिट्रोल दे दिया हमने इनहेल्ड, फिर हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हमने दे दिया, ऑक्सीजनेशन भी दे दिया। इसके बावजूद भी जो पेशेंट है इन थेरेपीज को रिस्पोंड नहीं कर रहा है, तो हम उसमें आईवी मैग्नीशियम सल्फेट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ऐड, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, स्मूथ जो मसल्स हैं उनको क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो जो ब्रोंको एस्पाज्म अगर हो रहा था तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रीट कर देता है, ठीक कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, स्मूथ मसल्स को यहाँ पे रिलैक्स करता है। इससे क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी
सही आंसर है, बट ये तब दोगे जब ये सारी चीज़ें इम्प्रोटोपियम ब्रोमाइड, एल्बिट्रोल, ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इनसे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो आप लास्ट में क्या करते हो, एड अप करते हो, क्या, मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे आप ऐड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 40 ईयर ओल्ड का क्या है यहाँ पे पेशेंट है, उसको किसकी हिस्ट्री है, क्रोनिक लीवर डिजीज की हिस्ट्री है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट है, हेमेटोमेसिस उसको हो रहा है, वाइटल साइंस के स्टेबल हैं, पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ वेरिसियल ब्लीडिंग की उसको हिस्ट्री है, तो इसलिए उसको यहाँ पे ये हो रहा है, हेमेटोमेसिस हो रहा है यहाँ पे। अब बोलो, अब पूछ रहा है कि इमीडिएट जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो क्या करोगे, तो इनिशियल ट्रीटमेंट बेटा दवाइयाँ ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दवाई क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीडियोटाइड है, तो यहाँ पे ये ही हम देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं, ये कैसे काम करता है, ये क्या करेगा बेटा, रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस, पोर्टल वीनस जो प्रेशर है उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, मतलब कि वेरिसियल जो ब्लड फ्लो है उसको कम कर देगा। इससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो कम होगा एंड पोर्टल वीनस प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही ब्लीडिंग थोड़ी कम हुई, स्टॉप हुई, इसका सेकंड जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड क्या करते हैं हम, एंडोस्कोपी करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक थेरेपी करते हैं, अर्ली एंडोस्कोपिक थेरेपी देखने के लिए कि उसको बैंड लाइगेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको बैंड लाइगेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बैंड लाइगेशन, तो ये सेकंड पे आता है, ठीक है, परफॉर्मिंग एंडोस्कोपिक थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट सी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोटोन पंप, अरे पीपीआई तो प्रेशर अल्सर की ब्लीडिंग के लिए काम आता है, सॉरी पेप्टिक अल्सर की जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए काम आता है, वेरिशियल ब्लीडिंग के लिए काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो इनिशिएटिंग बीटा ब्लॉकर थेरेपी होती है वो एक सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस में काम आती है, जब ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है तब आप बीटा ब्लॉकर थेरेपी देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं जाने वाला है, यहाँ पे अक्यूट इंटरवेंशन पूछा है, तो अक्यूट में क्या आंसर जाएगा, ऑक्टेरियोडाइड जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर है करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर उसको है, क्लिनिकल में वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे तो बोन पेन हो रहा है, फटीक हो रहा है, और उसको क्या हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है। पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है, बोन मेटास्टेटिस है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है, या मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है। तो देखो इसका सही आंसर क्या जाने वाला है, पहले तो बोन मेटास्टेटिस जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है और पेशेंट ये बोले कि मुझे बोन पेन है, फटीक है और मुझे कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाए उसको, तो ये क्या दर्शाता है कि ओस्टियोलाइसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, ओस्टियोलाइसिस हो रहा है, और क्या हो रहा है, साइटोकाइन मीडिएटेड बोन रीअब्जॉर्प्शन, तो दो चीजें हुई, ओस्टियोलाइसिस एंड साइटोकाइन मीडिएटेड बोन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इससे क्या होगा, यहाँ पे बोन पेन होगा एंड क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया, अगर वो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बोन मेटास्टेसिस हो रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म क्यों नहीं है, जब भी ये होता है प्राइमरी या सेकेंडरी, इसके साथ कैंसर का मतलब कि मैलिग्नेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी की जो टॉक्सिसिटी है उससे क्या होता है, यहाँ पे विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होती है बेटा, तो यहाँ पे सिम्टम बोन पेन और हाइपरग्लाइसीमिया के नहीं आते, या किसके सिम्टम आते हैं, जीआईटी के सिम्टम आते हैं, किसके आते हैं, जीआईटी के सिम्टम्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि पॉलीयूरिया हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं जाने वाला है। और रही डी मेडिकेशन साइड इफेक्ट, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 ईयर ओल्ड वुमेन है, कितनी है, 30 ईयर ओल्ड वुमेन है, ग्रेविडा कितना है, 1 है, पैरा 0 है, प्रेजेंट है पोस्टपार्टम यूनिट में 2 डेज आफ्टर डिलीवरी, किसकी कंप्लेन कर रही है, सिवियर ब्रेस्ट पेन हो रहा है और फीवर भी आ रहा है, ब्रेस्ट पेन है सिवियरली एंड फीवर भी है, इनमें से कौन सा कारण होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये पढ़ते हैं, जहाँ पे क्या है, एंगोर्जमेंट में क्या होता है बेटा, वुमेन को कैसा फील होता है, फुलनेस फील होती है, ब्रेस्ट में फुलनेस फील होगी एंड डिस्कम्फर्ट होता है, वहाँ पे हाई फीवर का कोई लेना देना नहीं है। इनकी वजह से हो सकता है कि उसको थोड़ा पेन फील हो ब्रेस्ट में, पर फीवर नहीं आएगा, क्या होगा, फीवर नहीं आएगा, तो ये आंसर तो ऐसे कैसे गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्लग डक्ट से क्या होता है, लोकलाइज्ड क्या हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगी, विदाउट सिस्टमेटिक साइन, तो ये भी इसका आंसर नहीं जाने वाला है। ब्रेस्ट एब्सकैसेस, इसमें क्या होगा, अनट्रीटेड जो
ये क्या है, मेस्टाइटिस जो है, मेस्टाइटिस जो है वो वहाँ पे डेवलप हो जाता है। एक मास भी फील होगा आपको एक। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, लेटर होंगी, लेटर। तो सबसे पहले क्या होता है, मेस्टाइटिस होता है। इसमें क्या होता है, फोकल, फोकल क्या होती है, ब्रेस्ट पेन होगा, मतलब एक जगह पे क्या होगा, ब्रेस्ट पेन होगा, एरिथ्रीमा होगा आपको, एरिथ्रीमा होगा, और फीवर भी आपको देखने को मिलेगा। और जब ये ठीक नहीं हुआ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्रेस्ट एब्सकैसिस में चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सबसे पहले क्या जाने वाला है, मेस्टाइटिस जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ईयर ओल्ड वुमेन है, ग्रेविडा 1 है, पैरा 0 है, क्लिनिकल प्रेजेंट है 10 वीक है, चलो अर्ली ही है ये तो, ठीक है, विद कंप्लेन ऑफ नोजिया वॉमिटिंग एंड हर यूरिन डिपस्टिक शो कीटोन्स, ठीक है। इसका मोस्टली डायग्नोसिस क्या होगा, तो क्या होगा इसका, तो ये तो बहुत इजी आंसर है, क्या होगा इसका, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। क्योंकि जब ये होता है, ये तो एक तो पहले कब होता है, ये अर्ली फेज में होता है, इसमें विमेन को नोजिया वॉमिटिंग होती है अर्ली प्रेगनेंसी में। इससे नोजिया वॉमिटिंग होगी तो क्या क्या होगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा विमेन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगा विमेन का, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कीटो यूरिया आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन से। अब स्टारवेशन में क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि विमेन को यहाँ पे क्या लगता है कि मैं जैसे कुछ खाती पीती हूँ मुझे उल्टी होना लग जाती है, तो वो क्या करती है, खाना अवॉइड करने लग जाती है। तो क्या देखने को मिलता है, कीटो यूरिया उसमें देखने को मिलता है, कीटोन्स देखने को मिलते हैं उसके यूरिन के अंदर। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 साल का बच्चा है, प्रेजेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कंप्लेन क्या कर रहा है, फीवर है, वॉमिटिंग है, डायरिया कर रहा है और टैकीकार्डिया दिखा रहा है, टैकीपीनिया भी दिखा रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो मेन हमारे डायग्नोसिस क्या है, फीवर है, वॉमिटिंग है और डिहाइड्रेशन है, ये सब होगा। तो क्या होगा, पेशेंट को एक तरह से डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसको क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी उसको हो सकता है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी उसको हो सकता है। तो ये सब चीजें किसमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में। अच्छा, ये क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, वीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब तीनों चीजें किसको दर्शाती हैं, अक्यूट वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस को दर्शाती हैं। और टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे इन सब चीज़ों के बाद क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनसेशन के लिए टैकीकार्डिया किया जा रहा है एंड टैकीपीनिया किया जा रहा है, इसलिए ये आपसे सही आंसर जाने वाला है। सेप्सिस और मेनिंजाइटिस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे अल्टरनेटिव सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, अल्टर्ड क्या हो गया, मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो गया, नेक जो है, नेक स्टिफनेस, यहाँ पे मेनिंजाइटिस दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, नेक स्टिफनेस देखने को मिलेगी, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। अब आप बोलोगे मैम निमोनिया क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा निमोनिया में यहाँ पे कफ के सिम्टम्स आते हैं, या पेशेंट कफ कर रहा है या फिर उसको कोई रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करते तो कोई अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती, तो ये सब चीजें होती हैं, इसलिए सही आंसर क्या जाने वाला है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 मंथ ओल्ड का इन्फेंट है, क्लिनिकल में प्रेजेंट है, कंप्लेन क्या है, फिसिनस हो रहा है, रिफ्यूज कर रहा है खाने से, और उसका क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन करा तो बल्जिंग फंटेनल हो रहा है। तो बताओ कौन सा कारण है, क्या डायग्नोसिस है, सीधा सीधा डायग्नोसिस बना दो, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस। क्योंकि मेनिंजाइटिस में क्या होता है, एंटीरियर फोंटेनल जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाता है, बल्जिंग फोंटेनल होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका आईसीपी भी क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ये किसको शो कर रहा है, खाना नहीं खाना, ये सब चीजें ये शो कर रहा है, अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ओटाइटिस मीडिया एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा आपको बल्जिंग फंटेनल तो नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आंसर तो सीधा सीधा गलत हो गई। हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस में मैं मान सकती हूँ कि हेड साइज बढ़ जाता है, हेड साइज इंक्रीज हो जाता है, डेवलपमेंट चेंज, पर वो क्या होता है बेटा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब होता है वो, मतलब कि एक टाइम ले रहा है, वो डेवलपमेंट चेंज हो रहे हैं पर एक लॉन्गर पीरियड में हो रहे हैं। यहाँ पे तो हमसे अक्यूटली बात करी गई है, अक्यूट प्रेजेंटेशन बोला गया है विद सिस्टमेटिक सिम्टम्स के साथ, तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस इसका आंसर जाने वाला है, हाइड्रोसिफिलिस नहीं जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 4 साल का बच्चा है, प्रेजेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कंप्लेन क्या कर रहा है, सडन ऑनसेट हो चुका है स्ट्राइडर, ओ माय गॉड स्ट्राइडर है, इमरजेंसी कंडीशन है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। कौन सा डायग्नोसिस है? जब भी स्ट्राइडर होता है बेटा ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है। ये किसको दर्शा रहा है कि अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, जल्दी से जल्दी इंट्यूबेट कर दो, नहीं तो पेशेंट की, बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो ये किसको दर्शा रहा है? एपिग्लोटाइटिस को दर्शा रहा है, उसमें ही ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग होगी। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, हॉट पोटैटो मफल्ड साउंड आपको देखने को मिलेगी, वॉइस हो जाएगी, बच्चा ट्राइपोड पोजीशन में जाके बैठ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, और ये सब चीज़ें सीधा किस में जल्दी से बदल जाती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर। तो एपिग्लोटाइटिस इसका आंसर है। ग्रुप में क्या होता है बेटा, पेशेंट जो है वो बार्की कफ दिखाता है। कैसा? बार्की कफ दिखाएगा, हॉर्सिनेस दिखाएगा। ठीक है, और क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका अपर रेस्पिरेटरी जो है वो धीरे धीरे अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर वो डिस्ट्रेस में आता है। तो यहाँ पे क्रुप इसका आंसर नहीं जाने वाला है, इसका आंसर क्या जाएगा, एपिग्लोटाइटिस जाने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ब्रोंकियोलाइटिस। इसमें क्या आइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वीजिंग साउंड सुनाई देगी। स्ट्राइडर नहीं होता है, वीजिंग साउंड आती है इसमें, और ये अपर का नहीं है, लोअर जो एयरवे है उसका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। निमोनिया भी इसका आंसर यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और ये भी किसकी समस्या है, लोअर की। और स्ट्राइडर की जब हम बात करते हैं वो किस में आता है, जब अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तभी दिखाई देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजी के ट्रीटमेंट और ईसीजी क्वेश्चंस के बारे में। और भी कोई क्वेश्चन ऐड अप कराना चाहते हो किसी टॉपिक के तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना कि मैम इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करा दो, उसके भी हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आपको। तो ये था इस वीडियो के लिए। आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के नोट्स परचेज करने हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप नंबर है 9116765424। एंड आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। मेंबरशिप ने हमने आपको सारी सब्जेक्ट पढ़ा दी हैं, तो मेंबरशिप जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो मेंबरशिप जो है आप सीधा यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 239 रुपीज़ के अंदर। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।